दूरदर्शन राजस्थान के खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं हूं अर्पिता माथुर आपके साथ। आजकल की भागदौड़ वाली जो ज़िंदगी है उसमें हम हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखना भूल जाते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका समय रहते हमें पता चल जाता है और समय पर ही इलाज मिलने से उसे कम किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिनके बारे में जागरूकता की कमी के चलते पता नहीं चल पाता है, लेकिन जब पता चलता है तब स्थिति गंभीर हो जाती है। ऐसी ही एक बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि हड्डियों का कमज़ोर होना। ऑस्टियोपोरोसिस जो है हार्मोनल इम्बैलेंस और जो हड्डी है उनके बीच में हमारे संबंध को दर्शाती है। इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ इस रोग के विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ दूरदर्शन स्टूडियो में डॉक्टर राजीव कासलीवाल मौजूद है। डॉक्टर राजीव कासलीवाल प्रोफेसर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, महात्मा गांधी हॉस्पिटल ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। थैंक यू मैम। डॉक्टर साहब, चर्चा की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा दर्शकों से निवेदन है कि ये लाइव शो है और आपके पास भी इस रोग से संबंधित अगर कोई भी सवाल है, आपके अपने इस रोग से ग्रसित हैं, तो ज़रूर हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 0141-270-4999, 0141-270-4098। आप जो भी सवाल हैं आपके हमारे डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं, तो जल्दी कीजिए। जी डॉक्टर साहब, चर्चा की शुरुआत हम ज़रूर करेंगे, लेकिन जिस तरीके से हम देखते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसे ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। लेकिन हम शुरुआत करेंगे एक सरल भाषा से, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा ये जो कार्यक्रम है ये से केवल स्वास्थ्य संबंधित जानकारी ना दे, ये जागरूकता भी लाए। तो हम शुरुआत करेंगे कि हड्डी रोग, हड्डी और हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है वो किस तरीके से हमारे शरीर को प्रभावित करता है और हड्डी का और हमारे हार्मोन्स का आपस में क्या संबंध होता है। जी मेरे हिसाब से हम सब ने हमें सबको पता है कि कैल्शियम और विटामिन डी हमारी हड्डियों की स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी होता है, बट इसके अलावा भी शरीर में कई हार्मोन्स होते हैं जो हमारी हड्डियों की स्ट्रेंथ को और उनके उपयोग को कंट्रोल करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। ऐसे हार्मोन्स में जो सबसे कॉमन हार्मोन है वो पैराथायरॉयड हार्मोन आता है, जो हड्डियों में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करके चलता है, उसकी स्ट्रेंथ को मेंटेन करके चलता है। फिर हम सबने सुना होगा थायराइड हार्मोन, जो काफ़ी कॉमन है। सो थायराइड हार्मोन का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट योगदान होता है हड्डी की स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए। और जो तीसरा और सबसे जो इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हैं वो सेक्स स्टेरॉइड्स होते हैं, जो मेल में जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, एंड फीमेल में जो महिलाओं में और औरतों में इसको हम एस्ट्रोजन बोलते हैं। इनका फंक्शन केवल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता है, बल्कि एक बहुत महत्वपूर्ण काम बॉडी में जो होता है वो बोन की स्ट्रेंथ को मेंटेन करके रखना होता है, ताकि पूरी लाइफ भर उसकी स्ट्रेंथ मेंटेन रहे और हमारी जो फंक्शनलिटी है वो हमारी मेंटेन रहे। अब इसके अलावा भी कई और हार्मोन्स हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन है, कैल्सीटोनिन हार्मोन है। तो ये सारे हार्मोन्स एक सामंजस्य बना के रखते हैं, एक तरह का एनवायरनमेंट बनाते हैं जिसके अंदर हमारी बोन्स पूरी तरीके से हेल्दी रहें और उनकी स्ट्रेंथ मेंटेन रहे और वो अपना फंक्शन प्रॉपरली कर सके। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हार्मोन्स की बात हो रही है। हार्मोनल डिसऑर्डर जो होता है, हमें कब पता चलता है कि हमें ये हार्मोनल डिसऑर्डर है? क्योंकि हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात ज़रूर आगे करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हार्मोनल डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या है, हमें कब पता चलेगा कि हमें ये बीमारी है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि कई सारे हार्मोन्स बोन्स को इफेक्ट करते हैं। जो सबसे मैं यहाँ पे कुछ हार्मोनल बीमारियों का नाम बताना चाहूँगा जहाँ पे हड्डियाँ भी प्रभावित होती हैं बाकी सब ऑर्गन्स के अलावा। तो जो सबसे कॉमन आता है वो हमने सुना होगा रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया, जो बच्चों में होता है और बड़ों में उसी का फॉर्म होता है ऑस्टियोमलेशिया, जिसमें जो है बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं। तो ये क्यों होता है? बिकॉज कैल्शियम और विटामिन डी का जो डिपोजिशन है बोन में वो कम हो जाता है। दूसरी बीमारी आती है हार्मोनल लाइक हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। बेसिकली इसमें एक हार्मोन होता है पैराथायरॉयड हार्मोन, जो बढ़ जाता है और वो हड्डियों में से कैल्शियम को सोखने लगता है और हड्डियों में कैल्शियम कम हो जाता है और हड्डियाँ कमज़ोर होकर अक्सर फ्रैक्चर हो जाती हैं। एक होता है थायराइड हाइपर थायरॉयडिज्म, जब थायराइड हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगता है हमारे शरीर में
तो भी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। तो एंड देन उसके अलावा है ऐसी प्रॉब्लम्स जहाँ पे अभी हमने जैसे चर्चा की सेक्स स्टेरॉइड्स की, कि मेल में किसी वजह से टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाए या फीमेल में किसी वजह से ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाए। तो ये सब हार्मोन्स की वजह से सबसे पहला जो सिम्टम्स आता है वो बोन की स्ट्रेंथ में कमी आना और कई बार बोन में फ्रैक्चर होना भी आता है। तो जब ये सब बीमारियां होती हैं, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, थायराइड का ज़्यादा बनना, हाइपोगोनेडिज्म जिसको बोलते हैं, तो मेल में या तो ओवेरियन फेलियर की वजह से और फीमेल में टेस्टिकुलर फेलियर की वजह से जो हार्मोन्स है, सेक्स हार्मोन्स, वो कम हो जाते हैं। तो इन सब में बाकी जो नॉर्मल सिम्टम्स के अलावा बोन वीकनेस भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है, जो अक्सर पेशेंट्स को डॉक्टर्स के पास में लेके आती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हार्मोनल डिसऑर्डर की हमने बात कर ली है, और जहाँ तक मुझे लगता है अवेयरनेस की कमी के चलते कई लोग इस तक नहीं पहुँच पाते हैं, इस बीमारी का पता नहीं लगा पाते हैं। चर्चा हम आगे रखेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों से एक निवेदन है फिर से कि अगर आप भी हमारे रोग विशेषज्ञ से, डॉक्टर साहब से कोई सवाल करना चाहते हैं तो एक बार फ़ोन नंबर मैं आपको फिर से बता रही हूँ, जल्दी से फ़ोन घुमाइए। हमारा नंबर है 0141-270-4999, 0141-270-4098। डॉक्टर साहब, हार्मोनल डिसऑर्डर की हमने बात कर ली है, अब आते हैं ऑस्टियोपोरोसिस पे। एक ऐसी बीमारी, हड्डियों का कमज़ोर होना, जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। ये टर्मिनोलॉजी जो है ज़्यादातर लोग नहीं समझ पाते हैं। सरल भाषा में अगर सोचें तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? सो ऑस्टियोपोरोसिस, सबसे पहले तो हमें ये समझना है ये एक हार्मोनल बीमारी है जी। कौन से हार्मोन से होती है? ऑस्टियोपोरोसिस जो है नॉर्मली जो सबसे कॉमन कारण है वो है जो सेक्स स्टेरॉइड्स हैं, जो टेस्टोस्टेरोन मेल में और एस्ट्रोजन्स फीमेल में, उसकी कमी से होता है। और भी कई सारे हार्मोन्स की वजह से हो सकता है, पर सबसे कॉमन कारण ये होता है। होता क्या है ऑस्टियोपोरोसिस? ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स वीक बोन्स। एक प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में जो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, जिसको हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं रीमॉडलिंग, कि नई बोन डिपॉजिट होती रहती है और पुरानी बोन उसमें से रीअब्जॉर्ब होती रहती है। सो ये प्रोसेस पूरी लाइफ चलता रहता है और एक फाइन बैलेंस उसमें बना रहता है, जहाँ पे नई बोन का बनना और पुरानी बोन का एब्जॉर्ब होना वो इक्वल पेस पे चलता है। अगर किसी वजह से ये बैलेंस जो है डिस्टर्ब हो जाता है, कि बोन रिजॉर्प्शन तो ज़्यादा हो रहा है, जहाँ मतलब बोन पुरानी बोन हट रही है पर नई बोन उतनी डिपॉजिट नहीं हो पा रही है, या नई बोन उतनी उस लेवल से उसको जो है मैच नहीं कर पा रही है, तो धीरे धीरे बोन की स्ट्रेंथ जो है वो कम होने लगती है, और इसी कमज़ोर बोन को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब वीक बोन्स। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं फ़ोन लाइन पर, डॉक्टर प्रदीप साहू हैं जी। हेलो। हेलो जी डॉक्टर साहब, अपना सवाल कीजिए। हाँ, आवाज़ आ रही है क्या मैडम? बिल्कुल आ रही है सर। हाँ डॉक्टर साहब, नमस्कार, गुड इवनिंग। अभी ठीक गुड इवनिंग का टाइम हो गया, चलता है, चलिए शाम का टाइम है, सर्दियों में जल्दी हो जाती है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो महिलाएं होती हैं वो दो फेज होती है उसमें, एक तो प्री मेनोपॉज वाली फेज होती है और एक पोस्ट मेनोपॉज वाली फेज होती है जी। तो आप इसको हार्मोन के बैलेंस से और बोन्स की प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखें? एक तो ये बताइए। और मेल्स में जो होती है बोन मास एंड डेंसिटी जो होती है, मेल्स जो हड्डियां होती हैं, तो उसके हार्मोन इम्बैलेंस को अच्छा ये बताइए कि जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं तो उनमें हार्मोन का इम्बैलेंस आप कैसे देखते हैं? हार्मोन्स होते हैं या नहीं होते, तो उनमें की प्रॉब्लम आप कैसे देखते? हाँ सर, मतलब ये मेल और फीमेल दोनों में पूछ रहे हैं सर। हाँ, ट्रांसजेंडर्स के भी बारे में बताइए प्लीज। जी 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 जी। सो पहला सवाल था जो मैं समझ पाया कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो प्री मेनोपॉज में भी हो सकता है। नॉर्मली प्री मेनोपॉज मतलब जब तक महिलाओं में रिप्रोडक्टिव फंक्शन जो है या ओवरी से जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो बनता रहता है, दैट इज़ उसको हम प्री मेनोपॉजल फेज़ बोलते हैं, और जब ये फंक्शन बंद हो जाता है तो उसको हम मेनोपॉजल फेज़ बोलते हैं। नॉर्मली क्योंकि प्री मेनोपॉजल फेज़ में ईस्ट्रोजन हार्मोन बना रहता है तो वो मसल की स्ट्रेंथ को मेंटेन करके रखता है। इस एज में ऑस्टियोपोरोसिस कम देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है नहीं देखने को मिलता। अलग कई सारे कारण हैं जिनमें यंग महिलाओं में भी जो है ईस्ट्रोजन होने के बावजूद भी दूसरे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, जैसे कॉर्टिसोल बढ़ने से, पीटीएच बढ़ने से,
अभी हमने बताया कैल्शियम विटामिन डी की कमी से, और भी कई स्टेरॉइड के यूज़ से, दवाइयों से, उनसे बोन स्ट्रेंथ कम हो सकती है। बट अदरवाइज जनरली ये देखने को मिलता है पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में, जहाँ पे ओवेरी फंक्शन बंद हो जाता है और एस्ट्रोजन लेवल एकदम से लो हो जाते हैं और उसके बाद बोन स्ट्रेंथ कम होने लगती है। तो ये तो था महिलाओं में प्री मेनोपॉजल और पोस्ट मेनोपॉजल कैसे ऑस्टियोपोरोसिस होता है। दूसरा सवाल था मेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस होता है क्या नहीं। सो डेफिनेटली मेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस होता है, बट महिलाओं की तुलना में वो स्लो प्रोसेस होता है। बिकॉज महिलाओं में क्या होता है, एक एज होता है कि 45 से 50 के बीच में सडनली ओवेरी फंक्शन बंद हो जाता है, एकदम से एस्ट्रोजन जो नॉर्मल था वो एकदम से कम हो जाता है। तो जो सडन फॉल होता है, अचानक से जो कमी आती है एस्ट्रोजन हार्मोन में, उसकी वजह से बोन की हेल्थ एकदम से बिगड़ती है। मेल्स में ऐसा कोई एक सिंगल पॉइंट नहीं होता है, एक सिंगल उम्र नहीं होती है कि जब ये सेक्स हार्मोन्स लाइक जो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन होते हैं वो एकदम से कम होते हैं। ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है। तो मेल्स में जो ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है वो महिलाओं की तुलना में 10 से 15 साल बाद मिलता है। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि 50 साल की उम्र के बाद महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना बढ़ती जाती है। मेल्स में यही चीज़ 60, 60 और 65 साल के बाद में हमें देखने को मिलती है, पर उनमें भी ऐसा होता है। और स्पेशली जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसकी प्रिवलेंस बढ़ती जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन से, हरियाणा से है जी। अपना नाम बताइए। नमस्कार जी। जी, अपना नाम बताइए और सवाल कीजिए। जी, मेरा नाम रवीना है जी। हरियाणा से बोल रही हूँ जी, सवाल क्या है मैम आपका? डॉक्टर, मेरे को पैरों में क्रैम्प पड़ते हैं और मेरे में विटामिन डी और B12 की कमी है, और डॉक्टर साहब ने मुझे B12 का इंजेक्शन के लिए बोला है। जी, तो आप मुझे बताइए कि इसके लिए क्या करें। जी। ओके, सो थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है हमारे टॉपिक से, बट फिर भी सो जैसा मैडम ने कहा, अभी हमारे जो दर्शक ने पूछा कि क्योंकि पैरों में क्रैम्प्स होते हैं, तो जो क्रैम्प्स, मसल्स में क्रैम्प्स आना है स्पेशली अपने पैरों में, उनके दो सबसे प्रमुख कारण होते हैं, या तो विटामिन डी की कमी जिससे कैल्शियम कम होता है, या विटामिन B12 की कमी। और ये दोनों ही कमी जो डेफिशिएंसीज़ हैं वो बहुत कॉमन हैं, क्योंकि विटामिन डी तो इसलिए क्योंकि इतना सन एक्सपोजर हमको आजकल मिल नहीं पाता है, ज़्यादातर समय हम इंडोर रहते हैं, घर के अंदर रहते हैं, तो उसकी वजह से B12 की कमी का कॉमन कारण है। बिकॉज B12 जो है वो जनरली वेजिटेरियन डाइट में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो अक्सर जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन लोग हैं उनमें B12 डेफिशिएंसी कॉमन है। स्पेशली अगर उनको थायराइड है, डायबिटीज़ है, तो ये डेफिशिएंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब जो इसको रोकने के उपाय हैं, अगेन तो उसमें मैं कहूँगा जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए ऑप्शंस डाइट की फॉर्म में काफ़ी कम होते हैं। आप स्प्राउट्स ले लें या फिर थोड़ा बहुत डेयरी प्रोडक्ट को लें, तो उसमें थोड़ा B12 की मात्रा होती है। अदरवाइज़ नॉर्मल डाइट में, वेजिटेरियन डाइट में B12 की डेफिशिएंसी काफ़ी करेक्ट कर पाने की जो संभावना है बहुत कम होती है। तो इसलिए डॉक्टर्स जनरली हमको सप्लीमेंट्स लेने को बोलते हैं। वो ओरल सप्लीमेंट्स भी हो सकते हैं दवाइयों की के फॉर्म में, या फिर वो इंजेक्शंस भी होते हैं। वो आपके जो ट्रीटिंग फिजिशियन हैं, जो चिकित्सक हैं, वो उस सीवियरिटी के हिसाब से B12 कितना लो है और आपके सिम्टम्स कितने ज़्यादा हैं, उस हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि आपको ओरल टैबलेट या इंजेक्शंस पे जाना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम देखते हैं भारत में महिलाओं की अगर हम बात कर रहे हैं तो हर तीसरी महिला में से एक महिला को ऑस्टियोपोरोसिस की शिकार होती हैं। वो पुरुषों के बात भी आपने करी, लेकिन ट्रांसजेंडर की अगर हम बात करते हैं तो क्या उनमें भी ये बीमारी पाई जाती है? बिल्कुल पाई। ट्रांसजेंडर में चाहे वो मेल ट्रांसजेंडर हो चाहे फीमेल हो, एक एज के बाद में सेक्स हार्मोन्स कम होने ही होने। इट्स ए पार्ट ऑफ ए नेचुरल एजिंग प्रोसेस। सो वो चाहे वो किसी भी तरीके के ट्रांसजेंडर हो, मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल, अल्टीमेटली सेक्स स्टेरॉइड्स विल गो डाउन एंड दे विल आल्सो हैव ऑस्टियोपोरोसिस। ओके, ऑस्टियोपोरोसिस की हम बात कर रहे हैं। ऑस्टियोपोरोसिस से पहले एक टर्म आता है ऑस्टियोपेनिया, वो क्या होता है और उस कंडीशन में क्या किया जाए? क्योंकि जहाँ तक मेरी समझ है, ऑस्टियोपेनिया अगर आप उस वक्त आप सिचुएशन समझ लेते हैं तो इलाज करना ज़्यादा आसान हो जाता है।
तो आप हमारे दर्शकों को बताएं सरल भाषा में कि ऑस्टियोपेनिया क्या होता है और ऑस्टियोपेनिया से ऑस्टियोपोरोसिस तक का जो सफ़र होता है उस बीच में क्या कुछ देखरेख की जाए। सो ऑस्टियोपेनिया जो जैसा हमने डिस्कस किया कि ऑस्टियोपोरोसिस मतलब वीक बोन, सो वीक बोन की भी सीवियरिटी के हिसाब से, उसकी गंभीरता के हिसाब से हम उसको डिफरेंट अलग अलग क्लास में और स्टेज में रखते हैं। तो ऑस्टियोपेनिया और कुछ नहीं बल्कि ऑस्टियोपोरोसिस से एक पहले की अवस्था है, एक लेवल पहले है। सो पहले नॉर्मल बोन होती हैं, फिर वो ऑस्टियोपेनिया में जाती हैं और उसके बाद में फिर अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो अल्टीमेटली ऑस्टियोपोरोसिस की स्थिति में पहुंच जाती हैं। सो ऑस्टियोपेनिया भी वीक बोन ही है, पर हाँ ऑस्टियोपोरोसिस की तुलना में कम गंभीर होती है। और अगर ऑस्टियोपेनिया की स्टेज में हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकें तो हम काफ़ी हद तक प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं, उसको वहीं पे हॉल्ट कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब से हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, हड्डियों से जुड़ा और हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में बात कर रहे हैं। हम हमारे दर्शकों को बताते चले, हमारे साथ है डॉक्टर राजीव कासलीवाल जो कि हड्डी और हार्मोनल इम्बैलेंस जो है उसके बारे में बताते हैं, और साथ ही जो है प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर से। और दर्शकों से ये भी निवेदन है कि अगर आपके पास कोई सवाल है हमारे विशेषज्ञ से तो ज़रूर हमें फ़ोन कीजिए। हमारा नंबर हम आपको एक बार फिर बताते हैं 0141-270-4999, 0141-270-4098। जी डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा ये है कि हमने सिम्टम्स की बात की है, कॉजेज़ की बात की है ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, क्या जेनेटिक कॉज भी इसका हो सकता है कारण? क्या जेनेटिक जो वंशानुगत जो चली आ रही है बीमारी उससे भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है? बिल्कुल, जेनेटिक्स जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है बोन की स्ट्रेंथ को डिसाइड करने में। सो कई सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस मिलता है। बल्कि इन जो जेनेटिक कॉजेज़ की वजह से जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो कहीं ज़्यादा यंग एज में देखने को मिलता है। तो जब कभी भी किसी यंग महिला को या यंग पुरुष को ऑस्टियोपोरोसिस मिलता है तो हम सबसे पहले सेकेंडरी कॉज हमेशा रूल आउट करते हैं कि किसी और वजह से हुआ है, किसी और हार्मोनल इम्बैलेंस से, या फिर कोई जेनेटिक कॉज है क्या नहीं। स्पेशली जिन घर में जिन लोगों के परिवार में ये हिस्ट्री है ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स की, या ऐसा फ्रैक्चर जो बहुत ही कम ट्रॉमा की वजह से हो गया है, तो उन लोगों को ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। बिकॉज फैमिलियल प्रीडिस्पोजिशन जिसको हम कहते हैं कि परिवार में अगर वो बीमारी ऑलरेडी है तो बाकी मेंबर्स को उसको होने की संभावना ज़्यादा रहती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऑस्टियोपोरोसिस के हमने फैक्टर्स पे बात कर ली है, कॉजेज़ पे बात कर ली है, लेकिन अगर हम बात करें प्रिवेंशन पर, कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, क्या कुछ इसके प्रिवेंशन रहेंगे? क्योंकि अगर समय रहते अगर हमें समझ आ जाता है तो हम प्रिवेंट हो सकते हैं। तो दर्शकों को बताइए सरल भाषा में कि क्या कुछ इसके प्रिवेंशन रहेंगे। सो ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया, ऑस्टियोपोरोसिस वीक बोन्स हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बोन्स के कंपोनेंट होते हैं कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। सो कैल्शियम और फॉस्फोरस का लेवल हमें बोन में अगर मेंटेन करना है तो हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा, ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि हमारी डाइट में, हमारा न्यूट्रिशन में हमें एडिक्वेट और पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, विटामिन डी, फॉस्फोरस मिले। सो अगर एंड दूसरा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो होता है बोन्स का वो होता है प्रोटीन। सो हमारा न्यूट्रिशनल जो हमारी डाइट है वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें पर्याप्त मात्रा में हमें कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन हमें मिले। और इन सब के लिए जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो कैल्शियम किस से मिलता है, तो ज़्यादातर जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध और दूध से बने पदार्थ हैं, दूध है, कर्ड है, पनीर है ना, इस तरह की चीज़ है, ये सब चीज़ें हम ले सकते हैं एडिक्वेट मात्रा में कैल्शियम लेने के लिए। फिर इसी तरीके से अगर नॉन वेज है तो एग्स में और एग में हमें अच्छी मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी दोनों मिल सकता है। विटामिन डी के लिए ऑफ कोर्स सनलाइट एक्सपोजर ज़रूरी है, तो वो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हम एडिक्वेट सनलाइट एक्सपोजर लें, और अगर नहीं है तो हम सप्लीमेंट्स लें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वो है हेल्दी फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन करके। बोन्स एंड मसल्स को जितना हम यूज़ करते हैं उतनी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। सो एक पर आदमी जो एक्सरसाइज नहीं करता है उसके कंपैरिजन में जो आदमी डेली एक्सरसाइज करता है, फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करके चलता है, उसकी बोन्स हमेशा अच्छी होती हैं। सो गुड बैलेंस ऑफ डाइट एंड गुड बैलेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये दोनों चीज़ें हमारी बोन की स्ट्रेंथ को मेंटेन करके चलती हैं।
एक्सरसाइज छोटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, सिंपल वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, और हम चाहें तो थोड़ा सा वेट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं अगर हम जिम वगैरह जाते हैं। तो ये सिंपल एक्सरसाइजेज हमारी बोन्स की स्ट्रेंथ को मेंटेन करके चलती है। तीसरा जो है हमारा वेट मैनेजमेंट, क्योंकि ज़्यादा वेट होने पे बाद में फिर उठने बैठने में दिक्कत आती है, जॉइंट्स में पेन होता है। तो अच्छा वेट जो है वो सो वेट ऐसी चीज़ है जो बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, हेल्दी वेट मेंटेन होना चाहिए। एंड देन उसके अलावा स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये सब बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक हैं। तो अगर हो सके तो इन सब चीज़ों को हमें छोड़ना चाहिए। अगर ये सब कर सकते हैं तो हम काफ़ी हद तक ऑस्टियोपोरोसिस को स्लो डाउन कर सकते हैं और उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ फ़ोन लाइन पर एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, कोलकाता से हैं। हेलो। हाँ हेलो, नमस्ते जी, अपना नाम बताइए और सवाल कीजिए। कुसुम कांकरिया। जी, क्या सवाल है आपका? 65 एज है। मेरा ये प्रॉब्लम है, लेफ्ट पाँव में ना घुटना के साइड में थोड़ा दर्द रहता है और थाइस के पीछे साइड में दर्द रहता है। थाइस के पीछे? हाँ जी। और लेफ्ट पाँव में घुटना के साइड में दर्द रहता है और उठते बैठते हैं तो ठक ठक का आवाज होता है। जी जी। सो अगर थाइज़ में दर्द हो रहा है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो दर्द जो है वो रेडिएटिंग पेन होता है, मतलब ऐसा पेन जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। और अच्छा, इनफैक्ट यही हम एक कहना चाह रहे थे कि हम ऑस्टियोपोरोसिस हैं तो कैसे पहचानें। तो कई बार जो सबसे कॉमन सिम्टम्स जो पेशेंट्स को लेके आता है डॉक्टर के पास होता है वो पीठ में दर्द होना, लो बैक एक जिसको हम कहते हैं, वो एक कॉमन सिम्टम्स है जो ऑस्टियोपोरोसिस में देखने को मिलता है। क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से वर्टिब्रास जो हैं हमारी पीठ के जो जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, स्पाइन कहते हैं, तो स्पाइन जो वर्टिब्रास हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और कई बार उनकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है और उससे हमारा स्पाइनल कॉर्ड का या वर्टिब्रल कॉलम का जो अलाइनमेंट है वो चेंज हो जाता है और उससे वो पीठ में दर्द होता है। और अक्सर वो दर्द जो है पैरों तक भी रेडिएट करता है, क्योंकि कभी कभी उनसे कुछ जो है नसें दब जाती है जिनको हम न्यूरोपैथी बोलते हैं। तो वो हमें देखना चाहिए कि पहला बात तो ऐसा कंप्रेशन दर्द नसों का दबाव है कि नहीं है, और वो दबाव है तो वो क्यों है, क्या उसका कारण ऑस्टियोपोरोसिस है, वो हमें उसको डिटेल इवैल्यूएशन के बाद में ही हम उसके बारे में आगे कह पाएंगे। सो इसी क्वेश्चन को मैं आगे करते हुए मैं और 2 या 3 वार्निंग साइंस बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों को, कि जिससे वो पहचान सकते हैं कि उनके परिवार में किसी न किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है। सो जैसे एक तो बैक एक बहुत कॉमन है जो हमारे घर में शायद हर स्पेशली के एज के बाद सबको होता है। तो इट इज़ सो हम उन सबको हमें ऑस्टियोपोरोसिस के लिए स्क्रीन करना चाहिए। दूसरा जो होता है चेंज इन पोस्चर, जिसको बोलते हैं कि आपके खड़े रहने की या आपके बैठने की जो पहले जो पोजीशन थी वो चेंज हो गई, कमर झुक जाती है, पीठ झुक जाती है। अक्सर आपने देखा है 60-70s में स्पेशली महिलाओं में, क्योंकि ये और ज़्यादा कॉमन होती है, तो कमर झुक जाती है और हम जनरली उसको एक एजिंग प्रोसेस का हिस्सा मान लेते हैं। वो ऐसा नहीं है, बल्कि वो ऑस्टियोपोरोसिस होने की वजह से वर्टिब्रास की जो शेप है वो चेंज हो गई है, हमारे पीठ के जो वर्टिब्रास हैं, और उसकी वजह से वो पोजीशन चेंज हुई है। तो अगर ऐसा है तो तुरंत हमें ऑस्टियोपोरोसिस के लिए स्क्रीन करना चाहिए। तीसरा जो सबसे जो अगेन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि अगर कोई फ्रैक्चर बहुत ही लो इम्पैक्ट ट्रॉमा से, थोड़ी बहुत चोट लगने से फ्रैक्चर हो रहा है, बाथरूम में ज़रा सा पैड मुड़ गया उससे, या बाथरूम में फिसल गए या कुर्सी पे से गिर गए, सो इतने कम ट्रॉमा से, नॉर्मली यंग एज में हम बाथरूम में सब फिसलते होंगे लेकिन कभी फ्रैक्चर नहीं होता, बट एक एज के बाद में ये होने लगता है। और ज़्यादातर हम सब लोगों के रिश्तेदारियों में या परिवार में ऐसा होता है कि हमारी जो एल्डरली फीमेल्स हैं या एल्डरली मेल्स हैं, दादाजी हैं, नानी जी हैं, नाना जी हैं, उनके साथ ये हुआ है कि बाथरूम में वो फिसले और फ्रैक्चर हो गया। सो वो फ्रैक्चर एक्चुअली उनकी बोन वीक हुई ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, इस वजह से हुआ। सो अगर कोई ट्रिवियल ट्रॉमा से या बहुत कम ट्रॉमा से फ्रैक्चर हो रहा है, आपकी पोजीशन में, आपके पोस्चर में चेंज आ रहा है, या आपके पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है स्पेशली एक एज के बाद में,
तो आपको डेफिनेटली ऑस्टियोपोरोसिस की स्क्रीनिंग करानी चाहिए, उसका इवैल्यूएशन करना चाहिए और अगर है तो उसको ट्रीट करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने पोजीशन की बात करी है। ज़्यादातर हम ये मानते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस 50 प्लस जो होते हैं एल्डर उनको होता है या फिर महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन यंग जनरेशन की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आजकल की जो लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया या फिर पोस्चर जो हो गया, तो क्या यंग जनरेशन में भी ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम्स हो सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली ऑस्टियोपोरोसिस जो है ज़्यादा कॉमन है एल्डरली पॉपुलेशन में आफ्टर 60s के बाद में, पर यंग लोगों में भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है और उसके कई सारे कारण होते हैं। नॉर्मली जैसे एक कारण हमने डिस्कस किया, जेनेटिक कॉज भी होते हैं। फिर हमने शुरू के कार्यक्रम के शुरू में बताया कई सारे और हार्मोन्स भी होते हैं जो बोन हेल्थ को प्रभावित करते हैं। तो वो सारे हार्मोन्स में अगर डिस्टर्बेंस है, थायराइड में, पैराथायराइड हार्मोन में, कॉर्टिसोल हार्मोन्स में, उन सब में ऑस्टियोपोरोसिस डेफिनेटली हो सकता है। स्पेशली अगर आपकी लाइफस्टाइल जो है वो सीडेंट्री है, एक्सरसाइजेज नहीं हैं, कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन इंटेक इतना अच्छा नहीं है, तो आप उसके लिए ज़्यादा ससेप्टिबल हो जाते हैं इवन यंग एज के अंदर भी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक सवाल और है मेरा। जैसे डाइट की आपने बात करी है, एक्सरसाइज की आपने बात करी है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, हमें ऐसी प्रॉपर हेल्दी डाइट नहीं मिल पाती है, तो उस केस में हमें सप्लीमेंट्स लेने ही पड़ते हैं, क्योंकि आज के समय में बिल्कुल शुद्ध मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो सप्लीमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो कौन से वो सप्लीमेंट्स हम लें जिससे हमें इस चीज़ में सुधार कर सकें? सबसे ज़रूरी, जैसे हमने बताया, प्रिवेंशन का सबसे जो प्रमुख जो हिस्सा है वो है कि बोन्स को कैल्शियम की, विटामिन डी की सप्लाई प्रॉपरली मिलती रहे, बिकॉज विटामिन डी ही हमारे शरीर में कैल्शियम को और फॉस्फोरस को जो है एब्जॉर्व कराता है पेट से और उसको हड्डियों तक पहुंचाता है। जो कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं वो हमें लेने चाहिए और ये प्रैक्टिकल है। आजकल की डाइट में हम पूरी तरीके से कैल्शियम ले नहीं पाते हमारी आवश्यकता अनुसार। जनरली हम बताते हैं कि हमको 1000 मिलीग्राम्स ऑफ एलिमेंटल कैल्शियम लेना चाहिए एक दिन के अंदर, जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। जनरली आज की डाइट में ज़्यादातर हम 400-500 मिलीग्राम के आसपास ही एलिमेंटल कैल्शियम ले पाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले पाते। डाइट में इतना होता ही नहीं है, उससे ज़्यादा डाइट हम मैनेज नहीं कर पाते हेल्दी। तो इस केस में स्पेशली जब आप 50s में एंटर कर रहे हैं, 60s में जब आप आ रहे हैं, तो आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। ये सप्लीमेंट्स बाज़ार में उपलब्ध हैं। कैल्शियम की टैबलेट्स आती हैं, अलग अलग फॉर्म्स में आती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सिट्रेट। अब आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा वो आपके चिकित्सक से मिलके आप डिसाइड करें कि कौन सी तरह का कैल्शियम लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, वो आपको बताएंगे। ऐसा ही सेम विटामिन डी के लिए भी होता है। विटामिन डी जो है वो भी कई फॉर्म्स में अवेलेबल है, कैप्सूल्स में, पाउडर्स में, सिरप्स में। अगेन आपकी आवश्यकता के अनुसार लेना है। नॉर्मली हम कहते हैं कि हमें 400 से 800 मिली इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी डेली लेना चाहिए। अलग अलग एज के हिसाब से ये अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो ये डेली रिप्लेसमेंट आपको लेना चाहिए। अगर आपको डेफिशिएंसी ऑलरेडी है, जैसे विटामिन डी लेवल ऑलरेडी काफ़ी कम आता है, तो उस केस में हम 60,000 यूनिट ऑफ विटामिन डी एक हफ्ते में एक बार देते हैं, 10 से 12 हफ्ते तक, और उसके बाद में फिर उसको मेंटेन करने के लिए 1 से 2 महीने में एक 60,000 का सैशे देते हैं। सो नॉर्मली हम हमारे पेशेंट को सिंपल भाषा में कहते हैं कि एक बार आप ये लोडिंग डोज लीजिए हफ्ते में एक बार 10 हफ्ते तक, और उसके बाद एक नियम बना लीजिए कि हमें महीने की पहली तारीख को एक कैल्शियम का सैशे, एक विटामिन डी का सैशे हमको लेना है। तो वो विटामिन डी का सैशे अगर हम लेते रहें महीने 2 महीने में एक बार, तो वो बार बार होने वाली कमी को रोक देता है। तो अगर हम डाइट में नहीं ले पाते हैं, न्यूट्रिशन से मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो एक उम्र के बाद में डेफिनेटली हमें कैल्शियम एंड विटामिन डी, स्पेशली मैं और एम्फसाइज करूंगा और इसके बारे में जोर डालूंगा कि जो पोस्ट मोनोपोजल फीमेल्स हैं उनको डेफिनेटली अपने कैल्शियम और विटामिन डी की रिक्वायरमेंट के बारे में, उसकी ज़रूरत के बारे में और उसके रिप्लेसमेंट के बारे में खाने से या दवाइयों से उनको वो उसका इंश्योर करना चाहिए उसको कि हम एडिक्वेट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी और कैल्शियम ले सकें, ताकि ऑस्टियोपोरोसिस की जो इम्पैक्ट उन पे होने वाली है बिकॉज सेक्स हार्मोन्स कम हो गए हैं, उसको हम मिनिमाइज कर सके। सो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेंस को मैं सजेस्ट करूंगा कि ज़रूर कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स पे वो रहें। कितना रहना चाहिए, कितनी लेना है, किस मात्रा में लेना है, कितने दिन तक लेना है, वो आपके चिकित्सक जो हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं जो हैं,
वो आपको उसके बारे में ज़्यादा बेटर गाइड करेंगे, बिकॉज पेशेंट टू पेशेंट ये चीज़ें बदलती हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने हमारे साथ बहुत अच्छी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन शेयर की है, क्योंकि ये जो डिज़ीज़ है, ये जो बीमारी है, आज के समय की लाइफस्टाइल डिजीज़ से कह सकते हैं हम, क्योंकि लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, समय रहते हैं इसका पता भी नहीं चल पाता है। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है बेशक हमारे दर्शकों को ज़रूर पसंद आई होगी, और हमारे साथ दूरदर्शन स्टूडियो में आप आए और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। और दर्शकों से मेरा ये निवेदन रहेगा कि अगर आप भी इस बीमारी से ग्रसित हैं या आपको भी सिम्टम्स इसके नज़र आते हैं, जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने बताया है, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर मिलें, और साथ ही हमारे डॉक्टर साहब के टिप्स भी आप फॉलो कीजिए, और साथ में आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम दूरदर्शन राजस्थान पर। नमस्कार।